आदरणीय साथियों, आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। आज देश के संविधान निर्माता डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब की जन्म जयंती है और मैं अपनी बात उन्हीं के एक कोट से शुरू करना चाहता हूँ। बाबा साहब अम्बेडकर का एक बहुत प्रसिद्ध कोट है, वी मस्ट स्टैंड ऑन आवर फीट एंड फाइट एज बेस्ट एज वी कैन फॉर आवर राइट्स। अर्थात हमें खड़े होके हमारे अधिकारों के लिए, जब तक हमारे शरीर में शक्ति है, हमारे अधिकारों के लिए लड़ाई लड़नी चाहिए। और आज कांग्रेस पार्टी कर्नाटक में यही कर रही है। जब परसों भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता ने खुदकुशी करी और खुदकुशी करने से पूर्व अपने डाइंग डिक्लेरेशन में भारतीय जनता पार्टी के कर्नाटक सरकार के कैबिनेट मंत्री ईश्वरप्पा का नाम उन्होंने स्पष्ट रूप से लिखा कि मेरे मृत्यु का जिम्मेवार ये कैबिनेट मंत्री है, इसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। पर आज कर्नाटक की सरकार ने, और मैं परहेज नहीं करूंगा, कर्नाटक की बेशरम सरकार ने उस ईश्वरप्पा को गिरफ्तार नहीं किया, उस ईश्वरप्पा को कैबिनेट से बाहर नहीं निकाला। गिरफ्तार किया उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धरामैया जी को, गिरफ्तार किया उन्होंने कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष डी.के. शिवकुमार जी को, गिरफ्तार किया कांग्रेस के महासचिव और हमारे मीडिया के इंचार्ज श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला जी को। अरे भाई, गिरफ्तार उस व्यक्ति को करना है जो 40% कमीशन की सरकार का जो उनका ऑपरेटिंग हेड बना हुआ है। और आज जैसा सूत्रों से पता चला है कि प्रधानमंत्री जी ने भारतीय जनता पार्टी के संगठन महामंत्री श्री बी.एल. संतोष साहब को बोल दिया, कोई किसी को निकालने की जरूरत नहीं है, किसी को इस्तीफा दिलाने की जरूरत नहीं है, ये सब होता रहता है। हमने 2 दिन पूर्व भी अपनी मांगे रखी थी कि ईश्वरप्पा, जो कि मुख्य आरोपी है, उसे कैबिनेट से बर्खास्त कर तुरंत उसको गिरफ्तार किया जाए और पता लगाया जाए कि इस 40% कमीशन के खेल के कौन कौन लाभार्थी है। क्या वो लाभार्थी बेंगलोर में बैठे लोग ही है कि दिल्ली तक उनका लाभ, उस 40% कमीशन की सरकार का लाभ दिल्ली तक बैठे लोगों को मिल रहा है। ये मैं नहीं बोल रहा 40% कमीशन की बात, ये 40% कमीशन की बात कर्नाटक के कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन के मुखिया ने बार बार कहा है कि कर्नाटक में जो भी होता है उसमें सरकार 40% अपना कमीशन रखती है। और एक नई बात आज और जोड़ देता हूं, उन्होंने ये भी कहा कि मुख्यमंत्री कार्यालय अपना 5% का स्पेशल कट रखता है। ये मैं नहीं कह रहा, ये वही कह रहे हैं। पर दिल्ली में बैठी सरकार और कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जो संविधान की शपथ लेके अपना कार्यभार संभालते हैं, आज संविधान की धज्जियां उखेड़ रहे हैं, जब वो एक कैबिनेट मंत्री जो कि डाइंग डिक्लेरेशन में जिसका नाम है, उसका उस व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं कर रहे, उस व्यक्ति को बर्खास्त नहीं कर रहे, जबकि गिरफ्तार कर रहे हैं कांग्रेस के लोग जो संतोष पाटिल की लड़ाई आज सड़कों पे लड़ रहे हैं। आज कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी जो विधानसभा है उसके सम्मुख 24 घंटे का एक धरना दे रही है और उसका उद्देश्य ये है, क्लीन कर्नाटका फ्रॉम करप्शन, क्लीन कर्नाटका फ्रॉम 40% कमीशन गवर्नमेंट। उसके लिए एक धरना अभी दिया जा रहा है। हमारी मांगे हैं और 4 मांगे लेके आया हूं और आज उन लोगों से मांग कर रहा हूं जो संविधान और कानून की अनदेखी करके ईश्वरप्पा को अभी तक अपने कैबिनेट में रखे हुए हैं। उनकी मौन स्वीकृति कर्नाटक और देश को क्या संदेश दे रही है वो देश समझ रहा है। पर हमारी 4 मांगे हैं। नंबर 1, इमीडिएटली ईश्वरप्पा को बर्खास्त करके गिरफ्तार किया जाए। नंबर 2, मुख्यमंत्री बोम्मई जी ने पुलिस को प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करने से किस हैसियत से रोका? क्योंकि पीसी एक्ट के अंतर्गत
उनको मुकदमा दर्ज करने से के लिए रोका गया। तो वो उनको क्यों रोका गया? मुख्यमंत्री जी, आपने संविधान की धज्जियां क्यों उड़ाई, उसका ब्यौरा दीजिए। नंबर 3, जो संतोष पाटिल, जिन्होंने इस भ्रष्टाचारी सरकार से तंग आके, क्योंकि संतोष पाटिल भी एक कॉन्ट्रैक्टर थे, इस भ्रष्टाचारी 40% कमीशन कर्नाटक की सरकार से तंग आके खुदकुशी की, उस संतोष पाटिल के परिवार को इमीडिएटली 1 करोड़ रुपए का मुआवजा और उनके परिवार के एक व्यक्ति को कर्नाटक सरकार में नौकरी दिलाने का अपॉइंटमेंट लेटर जारी किया जाए। नंबर 4, क्यों मुख्यमंत्री जी और देश के प्रधानमंत्री जी ईश्वरप्पा को डिफेंड कर रहे हैं? क्या रिश्ता है आपका ईश्वरप्पा को बचाने का? ऐसा आपकी क्या पोल ईश्वरप्पा जी खोल देंगे जिसके कारण आज दिल्ली में बैठी सरकार और बेंगलोर में बैठी सरकार ईश्वरप्पा को डिफेंड कर रही है? उसका कारण हमें बताया जाए। हम चाहते हैं कि जो संतोष पाटिल, जो कि लॉर्ड भगवान बासवन्ना के सुपुत्र थे, उस संतोष पाटिल के परिवार को न्याय मिले और कर्नाटक की जो 40% कट सरकार, कमीशन सरकार, जो जिसमें 5% स्पेशल कमीशन मुख्यमंत्री कार्यालय रखता है, उस सरकार को जांच हो। मैंने 2 दिन पूर्व भी कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में जांच हो और देश को पता चले कि ये कर्नाटक की सरकार ने पिछले 4 साल के कार्यकाल में किन किन लोगों को, किन किन ठेकेदारों को खुदकुशी के लिए विवश किया, किन किन ठेकेदारों से 40%, 45% की वसूली की, वो उनका ब्यौरा देश के सामने आए। तो ये 4 मांगे हैं। इन 4 मांगों को लेकर विधानसभा के सामने बेंगलोर में 24 घंटे का यज्ञ हमारा चल रहा है और उसका उद्देश्य एक ही है कि हम कर्नाटक को करप्शन फ्री सरकार, 40% कमीशन फ्री सरकार देना चाहते हैं और कर्नाटक के लोगों को बताना चाहते हैं कि ये 40% कमीशन के खेल में कौन कौन लोग तो लिप्त है और कौन कौन लोग लाभार्थी है। साथियों, if you want, I can brief you in English also. Today, when we are celebrating the Jayanti of Dr. B.R. Ambedkar Sahab, and I would like to start my special briefing with the quote of Ambedkar Sahab, that we must stand on our own feet and fight as best as we can for our rights. And that is what precisely the Congress party is doing today in Bangalore. Day before yesterday, a BJP worker who is also a contractor had committed suicide. And before committing suicide, he mentioned that Ishwarappa is directly responsible for this. And he had mentioned in his dying declaration that Ishwarappa should be given maximum possible punishment. But today, the 40% commission government of Karnataka, instead of arresting Ishwarappa, they had arrested ex-CM Siddaramaiah ji. They had arrested the PCC chief D.K. Shivkumar ji. They had arrested the in charge of Karnataka and General Secretary of AICC, Shri Randeep Singh Surjewala ji. Are Bomai ji, you were supposed to arrest this Rishwat Khor Ishwarappa, Commission Khor Ishwarappa, and you are arresting the people who are fighting for cleaning Karnataka from corruption, who are having a 24 hours dharna in front of the Karnataka Assembly for cleaning Karnataka from this 40% commission sarkar. In this regard, we have 4 demands. And day before yesterday, I had given you 2 demands from our party. Number 1, but we are adding 2 more today. Number 1,
Why till date Ishwarappa, who is the cabinet minister and who is the major culprit of provoking Mr. Santosh Patil to commit suicide, why till date Ishwarappa, the cabinet minister of government of Karnataka, is not arrested? Why the chief minister Bommai and prime minister Narendra Modi ji is saving Ishwarappa? Why they are defending Ishwarappa? The people of Karnataka and the people of our country wants to get the answer to this first question. Second thing, why chief minister on today's auspicious day, who took the oath of constitution, why he had prevented the local police of Karnataka not to file a complaint or not to file a case under the PC Act? We want to get the answer from Bommai ji and Narendra Modi ji and Amit Shah ji. Number 3, we demand that the family members of Santosh Patil ji who had committed suicide should be compensated by ₹1 crore rupees of compensation, as it is pointed in his dying declaration also, that he had requested that Chief Minister Bommai, Prime Minister Narendra Modi ji should take care of his family. Now we are taking his demand further, but Chief Minister and Prime Minister is not giving answer to this. We demand 1 crore rupees compensation for the family members of Ishwarappa ji, for the family members of Santosh Patil ji. And the last but not least, we demand one job for the family members of Santosh Patil ji in the Karnataka government. Why, on behalf of Prime Minister Shri B.L. Santosh, as per sources, is conveying that whatsoever be the reason, no need to sack Ishwarappa. Whatsoever be the reason, no need to arrest Ishwarappa. What is this going on? The people of Karnataka wants to know that who all are beneficiary of this 40% commission. Because day before yesterday I gave one quote from the Karnataka Contractors Association President, that whatever Karnataka government do, there is a 40% cut. And today there is one more information that Chief Minister's Office of Karnataka is having 5% special cut. That is what happening in Karnataka. For getting justice to the family members of Santosh Patil, for getting justice for lakhs and crores of contractors who are working in Karnataka, we had raised these 4 demands. Our all local leaders of Karnataka, including the in charge and AICC General Secretary Shri Randeep Surjewala ji, is having 24 hours dharna in front of the Karnataka Assembly for cleaning Karnataka out of corruption. So this is what is the agenda for this special press briefing. If you have any specific issues on this press briefing, I may take those questions and would like to answer. ईश्वरप्पा से मैं एक ही सवाल पूछना चाहूँगा। मुझे नहीं पता, उन्होंने अगर उनके पास ऐसे 100 और खुदकुशी के केस है तो मेरी जानकारी में नहीं है, पर क्या उनके पास ऐसे और भी केसेज हैं जहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर अब खुदकुशी कर रहा है और खुदकुशी करने से पूर्व एक डाइंग डिक्लेरेशन लिखता है जिसमें लिखता है ईश्वरप्पा मेरी मृत्यु के सीधे तौर पर जिम्मेवार है और उन्हें कड़ी से कड़ी मैक्सिमम सजा होनी चाहिए। क्या ऐसा कोई केस है उनके खिलाफ? क्या ऐसा कोई केस हिंदुस्तान के किसी मंत्री के खिलाफ है और वो अपने पद पर अभी बैठा हुआ है? मेरी जानकारी में ऐसा नहीं है। और कर्नाटक के मुख्यमंत्री जी से सिर्फ एक छोटा सा सवाल पूछूंगा। हम कह रहे हैं मत मानिए, पर आपके स्वयं के राज्य के कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन के अध्यक्ष खुलेआम प्रेस वार्ता करके ये बोलते हैं कि कर्नाटक की सरकार जो भी करती है उसमें 40% कमीशन लेती है।
कर्नाटक के मंत्री जो भी करते हैं उसमें 40% कमीशन लेते हैं। बीजेपी के एमएलएज और एमपीज जो भी मदद करते हैं, जो भी काम देते हैं, उसमें 40% कमीशन लेते हैं। अगर वो झूठ बोल रहे हैं तो बोमई जी उनके खिलाफ केस दर्ज करिए, कर्नाटका कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष के खिलाफ। आपने तो कुछ नहीं किया ना, इसका मतलब आपने मौन स्वीकार किया है। और आज हम भगवान बासवन्ना की संतान की लड़ाई लड़ना चाह रहे हैं। हम उस संतोष पाटिल की लड़ाई लड़ना चाह रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता था, और वो लिखता है खुले तौर पर कि मेरी मृत्यु का अगर कोई जिम्मेवार है तो ये कैबिनेट मिनिस्टर जिसका नाम ईश्वरप्पा है, और इसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। अब मेरा ये सवाल है उनसे कि क्या मंत्री के पद पर रहते हुए एक मंत्री जिसके खिलाफ पुख्ता डाइंग डिक्लेरेशन है, उन्हीं के पार्टी के एक व्यक्ति ने खुदकुशी करने से पूर्व उसका नाम लिया है, क्या वो मंत्री अपने पद पर रहते हुए क्या न्यायिक जांच हो सकती है? क्या किसी तरह की बिना भेदभावपूर्ण पक्षपातपूर्ण जांच हो सकती है? आप किसी भी न्याय की दंड संहिता में इसका जवाब ढूंढ लीजिए। जिस व्यक्ति के खिलाफ इतना बड़ी एविडेंस है, वो व्यक्ति अपने पद पर रहेगा तो क्या उसके खिलाफ जांच हो सकती है? बोमई जी, भारतीय न्याय व्यवस्था में तो मैंने ऐसी व्यवस्था नहीं देखी। आप क्यों पुलिस को रोक रहे हो कि पीसी एक्ट के अंतर्गत मुकदमा दर्ज ना हो? क्यों प्रधानमंत्री जी भारतीय जनता पार्टी के संगठन महामंत्री जी को एज पर सोर्सेज ये कहते हुए भेज रहे हैं कि उनको बोल दो बोमई जी को चिंता ना करे, कुछ भी हो जाए, ना तो बर्खास्त करे ना उस व्यक्ति को गिरफ्तार करे। जब आपके स्वयं के कार्यकर्ता की ये दुर्दशा है तो आम कन्नडिगास की क्या हालत होगी आप सब लोग समझ सकते हैं, सोच सकते हैं। इसलिए हम ये लड़ाई, संतोष पाटिल की लड़ाई, कर्नाटक के हर छोटे से छोटे गांव से लेकर बैंगलोर तक और बैंगलोर से लेकर दिल्ली तक लड़ेंगे। इस व्यक्ति को, ईश्वरप्पा को जेल तो जाना पड़ेगा। मैंने परसों भी बोला था, आज पुनः दोहरा रहा हूं, ईश्वरप्पा को जेल तो जाना पड़ेगा। आप जितनी कोशिश कर लो उसको बचाने की, पर भारतीय कानून व्यवस्था और भारतीय दंड व्यवस्था इतनी मजबूत बाबा साहब ने हमको दी है, संविधान की व्यवस्था, कि ऐसा आरोपी जिसका नाम खुदकुशी करने से पूर्व डाइंग डिक्लेरेशन में है, उसे जेल तो जाना पड़ेगा, उसे बर्खास्त तो करना पड़ेगा। संतोष पाटिल के परिवार को 1 करोड़ रुपया मुआवजा देना पड़ेगा। उसके परिवार में एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी देनी पड़ेगी। ये मुझे लगता है अरुण सिंह जी को आपने ये पूरी घटना पता है, उन्हें ये वो क्या बोल रहे हैं। मैं कह रहा हूं एक व्यक्ति खुदकुशी कर रहा है और खुदकुशी करने से पूर्व ये व्यक्ति बोल रहा है कि कर्नाटक सरकार का मंत्री ईश्वरप्पा जिम्मेवार है, और वो कह रहे हैं कि आप राजस्थान सरकार को देखो। ये कोई तर्क हुए? मुझे समझ में नहीं आया। इज अरुण सिंह जी इज अवेयर ऑफ व्हाट हैपेंड इन कर्नाटका? Had he been aware of? I don't think he is aware of, because if he is making these kind of statements, he might not be aware कि a BJP worker had committed suicide, and in his suicide note he had mentioned that Ishwarappa, who is the Rural Development and Panchayati Raj Cabinet Minister in Government of Karnataka, is directly responsible for his committing suicide, and he should be given maximum punishment. This is not my demand. This is what Santosh Patil, who is the BJP worker and who happens to be the contractor in Karnataka, before committing suicide, he had declared this in his dying declaration. आप उनको वापस ये बताना और बोलना, अरुण सिंह जी अपनी चिर निद्रा से बाहर आइए और मुद्दे को समझ के बात कीजिए। मुद्दा क्या और आप बोल क्या रहे हो? कोई बोल रहा है करप्शन हो रहा। अरे भाई, आपका व्यक्ति, स्वयं पार्टी का व्यक्ति मरने से पूर्व आपके मंत्रियों का नाम लिख रहा है,
और कह रहा है कि इसकी वजह से मैं खुदकुशी कर रहा हूं, यह सीधे तौर पे मंत्री जिम्मेवार है। पर मंत्री को बचाने के लिए कर्नाटक और दिल्ली की पूरी सरकार जुटी हुई है। उसके परिवार को मुआवजा नहीं देना है, जिस व्यक्ति के कारण उसने खुदकुशी करी उसको गिरफ्तार नहीं करना है, उसके खिलाफ केस पीसी एक्ट के अंतर्गत केस नहीं दर्ज करवाना है। फिर पुनः बोलता हूं, क्योंकि हम सब लोग महात्मा गांधी, डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर के अनुयायी और उन्होंने ऐसा स्ट्रांग संविधान दिया है कि ऐसे व्यक्ति जिन्होंने एक व्यक्ति को खुदकुशी करने पर मजबूर किया है, उसे बर्खास्त होना पड़ेगा और उसे जेल जाना पड़ेगा। ये मैं आपको आज पुनः दोहराता हूं।